दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 83। और देखो इसमें जो 18/1/2021 में पेपर आया था वो कर रहे थे, और आज ये पूरा का पूरा पेपर खत्म हो जाएगा और इसके कुछ अगला वाला जो हम कोई क्वेश्चन पेपर उठाएंगे उसको भी इसी में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन अगर चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको पता चल जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त है, यानी कि सबसे अच्छा लेंस कौन सा होगा अगर किसी को निकट दृष्टि दोष है। तो उसके लिए दोस्तों अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल लेंस क्या होता है कि बीच में पतला होता है और किनारे किनारे पर मोटा होता है। अब देखो ये होता कैसे है निकट दृष्टि दोष। तो इसमें क्या होता है कि ये जब होता है कि लेंस की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है तब ऐसा होता है, और लेंस की जो गोलाई है वो भी साथ ही साथ बढ़ जाती है। ये कारण होते हैं इसके। और इसमें क्या देखने को मिलता है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है दोस्तों, फोकस दूरी कम हो जाती है। फोकस दूरी कम होने से क्या होगा कि उसको पास की चीजें तो दिखाई देंगी लेकिन दूर की चीजें जो है वो दिखाई नहीं देती हैं। कब? जब निकट दृष्टि दोष होता है। तो आप ये समझिए निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो देख पाएगा लेकिन दूर की चीजें नहीं देख पाता है। आगे बढ़े क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, जॉन जेनी की तुलना में केवल 40% कार्यकुशल है। यदि जॉन अकेले किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है तो वे दोनों एक साथ मिलकर, यानी कि जॉन और जेसी अगर दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो उसी कार्य को कितने दिन में वो पूरा कर लेंगे। तो देखो एक है जॉन, एक है जेसी। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले वाले को मैं ए लिख देता हूँ, दूसरे वाले को बी। मुझे थोड़ा सा आसान लगता है ए बी लिखना। तो ए मतलब समझना कि जॉन की बात हो रही है, जेसी मतलब कि बी की। अब कह रहा है जॉन जो है जेसी की तुलना में, तो जेसी मतलब अगर ये 100% काम कर रहा है तो ये केवल 40% काम कर रहा है। ठीक है, इसको और छोटा कर लो तो ये कट गया, ये कट गया। अनुपात में 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अगर ये 2 काम करेगा जो जॉन है तो जेसी करेगा 5 काम। समझ गए आप? तो इस पूरे को मैं हटा करके, चलो अच्छा लिखा रहने दो। अब क्या हो रहा है कि जॉन अकेले किसी कार को 35 दिन में कर डालता है। तो जॉन है कौन? ये है जॉन। तो आप बताओ कि 35 दिन तक वो काम करता रहा और एक दिन में कितने काम करता है? 2 काम। तो कितने काम हो गए? 35 दूनी 70। टोटल काम हो गया 70। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वे दोनों मिल जाएंगे। तो देखो दोस्तों दोनों मिल जाएंगे मतलब ये 2 की क्षमता से काम करेगा, दूसरा 5 की क्षमता से काम करेगा। तो कितनी क्षमता हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल काम बटे टोटल क्षमता। तो 7 से 60 कटा तो क्या बचेगा? यहाँ पर 0 बचेगा, और यानी कि 10 हो जाएगा टोटल। तो 10 दिन में दोनों काम को निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर चौथा वाला सही उत्तर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले वाले से है। तो देखो जैसे मान लो कि कैनवास जो है, कैनवास का संबंध किससे है? चित्रकार से है। ठीक वैसे ही दीवार का संबंध किससे है? पेंटर से है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही उत्तर हो जाएगी। ये तार्किक रूप से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और ये हर एक सेट में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जब आप 2024 का पेपर देंगे तब भी आपको ये देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो लॉजिकली भी फिट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया था। तो 21 ए जो जोड़ा गया था वो किस में था? तो ये था 86वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और इसका मतलब क्या है जो आप देख रहे हैं ना 21 ए। तो 21 ए जो है दोस्तों ये क्या कहता है? ये कहते हैं भारतीय नागरिकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिले। ये हमें बताता है आर्टिकल नंबर 21 का फर्स्ट। ठीक है, या ये कह सकते हो शॉर्ट में अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा कौन 21 आर्टिकल पे आता है। इसमें है कि निम्नलिखित तालिका में 5 राज्यों से भारतीय स्टेट बैंक में पीओ के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या दर्शाई गई। से संख्या दी गई, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, ऐसे देख सकते हो आप। ठीक है, 2012 से 13 14 ऐसे कौन से राज्य में कब ये दे के रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, देखो 2012 से 2016 के दौरान दिए गए राज्यों में से
किस राज्य से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? तो परसेंटेज में पूछा है। तो पहले एक काम करते हैं, कह रहा है कि जो ऑप्शन है पहले आप वो देखो। ऑप्शन कितने देख रखा है? 4 देख रखा है। तो हम सबसे पहले बिहार का चेक कर लेते हैं। तो देखो बिहार कहाँ पर है? ये है। तो 2012 से 16 की बात हो रही है। तो पहले 410 लोग आते थे। अब कितने लोग आते हैं? 500, क्योंकि 2016 में। तो अब देखो बढ़ कितने गए? तो आप कहेंगे बढ़ गए हमारे पास 90 बढ़ गए हैं। इसको मैं और थोड़ा सही लिख देता हूँ, 90 बढ़ गए हैं। अब 90 तो बढ़ गए हैं, लेकिन पहले कितने थे? 410। तो परसेंटेज है तो गुणे 100 कर दीजिए, 0 से 0 काटेंगे तो ये आ जाएगा बराबर में 900 बटे में 41 आ जाएगा। जब इसको आप और भी ज़्यादा काटेंगे, तो इसको अगर आप काटेंगे तो आएगा 41 दूनी होता है 82, 2 आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा कितना? 82। तो हो जाएगा यहाँ पर 880, और 41 से कम 41, क्योंकि 82 ज़्यादा हो जाएगा दशमलव। आप इतना ही दशमलव में ही छोड़ दो, 81 दशमलव आगे कुछ आएगा मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं हटाकर पूरा केवल 21 लिख देता हूँ, 21 दशमलव, माफ कीजिएगा मैंने 81 बोल दिया था गलती से, ये 21 दशमलव है, ठीक है। तो मैं पहले वाले को लिख देता हूँ कि ये आया हमारा 21, ये 21 लिखा हुआ है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा वाला है पंजाब। तो पंजाब को पहले चेक करो। तो पंजाब में कितने थे? 410। ये है ना पंजाब, तो ये पंजाब है 280। पहले आते थे, अब 350 आने लगे हैं। तो कितने बढ़ गए होंगे? तो आप कहेंगे बढ़ गए होंगे यहाँ पर 70 बढ़ गए। पहले कितने थे? 280, गुणे में 100 करिए तो 0 0 कटा, 7 एकम 7, 7 चौक 28, मतलब 100 बटे में 4 आएगा, तो 25 चौको 100 यानी कि 25 आएगा। तो ये दूसरे वाले में आ रहा है 25, ठीक है। अगला क्या है? मैं इसको हटाकर लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है। 25 है पहले वाला, ये दूसरा वाला। अगला देखो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को चेक करो। तो उत्तर प्रदेश में कितना है? 300 आते थे, अब 430 आने लगे हैं। कितने बढ़ गए होंगे? तो आप कहेंगे यहाँ पर बढ़ गए होंगे 130 बढ़ गए। तो ये हो जाएगा 130 बढ़ गए, और पहले थे कितने? 300 थे, गुणे में 0 0 यानी कि 0 0 कट गए, तो 3 चौको 12 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, और आगे करके जोड़ देंगे यानी कि 43 आएगा यहाँ पर। अगला ये 43 है। मध्य प्रदेश का देखो, मध्य प्रदेश में कितना है? 250 आते थे, अब आने लगे हैं 540। तो इसका मतलब पहले तो ज्यादा आते थे, अब तो और कम हो गए ना। तो यहाँ पर बढ़ तो रहा ही नहीं ना, कम हो रहा है, तो इसको छोड़ो। अब बताओ कि न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि किसमें हुई है? 21, 25, 43। तो आप कहेंगे 21 और 21 हमने किसका निकाला है? पहले ही वाला यानी कि बिहार का निकाला है। तो यह उत्तर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी वर्ष के दौरान एक देश द्वारा विभिन्न क्षेत्रों पर किए गए व्यय को दर्शाया गया है। पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो पाई चार्ट तो आप समझ गए होंगे, और थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि पीडीएफ ही कुछ ऐसी थी ये वाली, ये क्वेश्चन में। तो आगे देखो कह क्या रहा है। क्वेश्चन में है कि यदि उस वर्ष के दौरान ब्याज पर ऋण पर जो ब्याज है उसकी व्यय की गई राशि 90 करोड़ है। अब देखो 90 करोड़ तो ये है, अब परसेंटेज के हिसाब से कितना है? डिग्री के हिसाब से, तो डिग्री कितनी? 54% है। तो बस आप सीधा सा कर दीजिए क्या, कि 54 की वैल्यू 90 है। तो आप बताओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 90/54 हो जाएगा। और हमें क्या बताना है? उस वर्ष के दौरान सभी विभिन्न क्षेत्रों पर कुल कितनी राशि व्यय की गई थी। मतलब ये पूरा हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये और ये पूरा का पूरा मिलाकर, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल जो कोड होता है ये पूरा का पूरा यहाँ से मिलाकर 360 होगा। तो बस 360 से आप गुणा करा दीजिए, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके बस आप निकाल लेंगे। 9 6 का 54, 6 हो गया, और 6 छरंग 36 यानी कि आ जाएगा 6, और एक जीरो ये, एक जीरो ये, तो 2 जीरो लगा दीजिए, 600 उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो 600 देख सकते हैं कहाँ पर लिखा है, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो ऑप्शन नंबर तीसरा वाला करेक्ट है, 600 यहाँ पर दे के रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, और इस पे कहा जा रहा है नीचे दिए गए बार ग्राफ में किसी डेयरी उत्पाद कंपनी की 3 शाखाओं XYZ द्वारा 5 वर्षों के दौरान किए गए चॉकलेट उत्पादन 1000 टन में है, दर्शाया गया है। तो ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो कंपनियां कितनी हैं? ये 3 हैं, XYZ उनकी शाखाएं हैं। जैसे देखो 3 कंपनी कैसे, एक पहले प्रकार की X, दूसरी Y और Z, ऐसे 3 प्रकार की दी गई हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ऐसे करके,
फिर पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारा मेन क्या कह रहा है कि चॉकलेट उत्पादन बाजार में जो भी वैल्यू है वो टन पे दी गई है और क्वांटिटी उसकी मात्रा दी गई है। ठीक है, इन 5 वर्षों के दौरान कंपनी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन सर्वाधिक था? यानी कि कुल मिला के औसत को भी छोड़ दो, कह रहा है कि सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें था। औसत को क्यों छोड़ दो? क्योंकि उसमें सेम से नंबर से डिवाइड करेंगे तो फर्क वही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको और शाखाओं में देखते हैं। तीनों शाखाओं में मान लो कि हम लेते हैं पहली कंपनी को, ये वाली मान लो। इसको पहले ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा कि अलग अलग शाखाओं की देखो ब्रांच एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पर तीनों शाखाओं की बात हो रही थी। किन शाखाओं का उत्पादन सर्वाधिक था? तो पहले एक टाइप की शाखाओं को आप ऐड करिए। ये हो जाएगा 40, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पर 40, इसको ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे इसके बाद 50 और यहाँ पर आ जाएगा 35 और 55 और इसके बाद 50। तो कितना हो गया टोटल? 50, 40, 90 और ये हो जाएगा तो 125 और यहाँ पर 55, 60, 180 और 180, 50 हो जाएगा 230। तो ये हो जाएगा पहले वाला 230 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वाला ऐड करो आप। दूसरा क्या है? 30, 35 यानी कि 65, 65, 45 हो जाएगा कितना? 70, 40 से 110 हो जाएगा और 45 यानी कि 155 हो जाएगा और ये 55 हो गया। तो कितना हो जाएगा? 210। तो ये हो जाएगा 210। अगला है देखो लास्ट, तो 50, 45 ये हो जाएगा 95 और 40 135 हो गया। 135 40 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 175 हो जाएगा और 60 जोड़ेंगे इसमें से 175 प्लस का 60, तो ये हो जाएगा 235। तो इसको यहाँ पर लिखिए आप 200, तो ये 235 है तो 235। तो पहले वाले में इतना उत्पादन, इतना इतना, तो आप बताओ किसमें उत्पादन सर्वाधिक हुआ है? तो आप कहेंगे 235 यानी कि तीसरी वाली कंपनी में, ब्रांच जेड में हुआ है। तो देख लो आप, ब्रांच जेड में सर्वाधिक उत्पादन था, तो ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन है, उस बॉक्स का चयन करें जो निम्नलिखित शीट को लाइनों के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो जैसे कि ये लाइन दी है ना कि ये यहाँ से मुड़ जाएगा, ये यहाँ से, और ऐसे करके हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। पासा आपने पढ़ा होगा, वही क्वेश्चन घुमा करके दे दिया है। अब इसको आप मोड़ने तो बैठेंगे नहीं, तो आपको ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक ये याद रखना है आपको कि एक छोड़ करके, जैसे देखो त्रिभुज है और यहाँ पर ये वर्ग है, तो ये आपस में दिखने नहीं चाहिए। त्रिभुज और वर्ग अगर दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो उसका अपोजिट पे नहीं आएगा। अपोजिट का मतलब देखो यहाँ से अगर फोल्ड करेंगे तो ये हिस्सा इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे ही तो बनेगा। तो इसलिए क्या होगा, इसमें देखो, इसमें तो कोई लेग डॉट दिखा है, ये तो बाकी साइड है ही नहीं, तो ये तो गलत ही हो गया। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आपको सारे ऑप्शन दिख जाएं ऐसे करके। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो त्रिभुज और गोला, तो मैंने बोला है कि एक साथ नहीं होंगे। जैसे त्रिभुज गोला एक ही साथ है, देखो ना अगले में तुरंत ही लिखा हो इसके बगल में ही, तो बगल वाला तो कभी हमें दिखेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे करके, तो ये भी गलत हो गया। वहीं देखो त्रिभुज और स्क्वायर दिखा है, तो त्रिभुज और स्क्वायर है, तो आप बताओ कि त्रिभुज स्क्वायर जो है वो साइड साइड में कैसे हो सकता है? ये इधर वाला होता तो हो जाता त्रिभुज वाला, क्योंकि ये जो पल्ला है ये सबसे ऊपर ही तो जाएगा। तो जब एक ऊपर आ जाएगा इसके, तो अंदर वाला ही दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा समझ में ना आया हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो, क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करेंगे पासा डाइस वाले कि ओपन सरफेस जो होती है कैसे हम उसको ओपन करके अपोजिट बताते हैं, तो ये आसानी से आने लगेगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझ पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो बोला जा रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में स्नो को HMLD लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में MIST को कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो देखो इसको हम एक काम करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से ये पहचानो कि S को H कैसे लिखा गया है। तो देखो मैं ABCD लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैच करते हैं। SH, तो S कहाँ पर है? तो देखो S का अपोजिट क्या होता है? H लिखा है, ये लिखा है ना। वैसे देखो N का अपोजिट M लिखा है, तो देखो NM अपोजिट में आता है। वैसे ही WD को देख लो आप, तो WD कहाँ पर है? ये है W और D, ये वाला लिखा हुआ है, तो अपोजिट है। इसका मतलब कि सारे के सारे अपोजिट लिखे जा रहे हैं, इतना तो पता चल गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं मिस्ट को कैसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ MIST मिस्ट। M का अपोजिट आप बताओ, तो कहेंगे N, तो N हो गया। और I का R है तो R लिखेंगे, और S का अपोजिट क्या है? तो ये है H, तो यहाँ पर हो जाएगा H। T का अपोजिट क्या है? तो T का है G, तो ये हो जाएगा J।
यानी कि NRHG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख सकते हो आप, तीसरा वाला करेक्ट आंसर है। तो देखो जब आपको ना आए ना कभी, तो आप डायरेक्ट यही मेथड अपनाना, क्या ABCD आप लिख देना 13 तक और इसके बाद उल्टा करके लिख देना, तो आप आसानी से यहाँ से देख के भी पता कर पाओगे, ये भी आपके लिए फायदा रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें भी कहा जा रहा है कुछ इसी प्रकार से कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो देखो P के बाद M आया है, J आया है, हम इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ऐसे करके, उम्मीद है अब आपको दिख रहा होगा। तो P M और वैसे ही करके ये लिखा हुआ है, तो देखते हैं कैसे आया। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आप देखो P का क्या हो जाएगा M, तो P M कहाँ से आया है, तो देखो P ये लिखा है, M लिखा है इधर, यानी कि पीछे हम दो गैप करके चल रहे हैं, बैक चल रहे हैं दो दो छोड़ करके। आगे देखो अब M के बाद J आया है, तो M कहाँ पर है, ये है, इसके बाद M के बाद J, तो देखो ये दो छोड़ दिया हमने ये वाले और फिर पीछे आ रहे हैं, इसका मतलब दो दो हम पीछे चल रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर है। अब देखो D में आता हूँ, डी के बाद दो आप गैप करो, तो डी के बाद आप ये दोनों गैप करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, ए लिखेंगे, तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब आपको स्मार्ट तरीका लगाना है, देखो क्वेश्चन पे ऑप्शन भी देखते जाना है। जैसे देखो स्टार्टिंग में ए किस में दिया है, केवल तीसरे या चौथे में, तो ये तो फिक्स हो गया कि या तो तीसरा सही होगा या तो चौथा। अगला भी ऐसे ही मैच कर लेते हैं। तो देखो जे के बाद आया है जी, तो कैसे आया होगा, मैं इसको हटा करके थोड़ा सा जे के बाद जी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। पता ही है आपको कि पहले ए आया था हमारा आंसर में। अब देखो जे के बाद जी कैसे आया, पहले इसको देख लेते हैं। जे ए है और इसके बाद आया है जी, तो दो का गैप करके ठीक पीछे ही। आगे देखो जी के बाद डी आ रहा है, तो जी के बाद डी यानी कि दो का गैप करके फिर डी आ रहा है, इसका मतलब है कि बैक हमें दो दो जाना है। ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स वाला, तो एक्स कहाँ पर लिखा है, ये लिखा हुआ है। एक्स को अगर आप दो छोड़ेंगे ये वाले, तो क्या मिलेगा आपको, यू मिलेगा। इसका मतलब अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, तो AU से उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है देखो, रमेश ने जमीला से कहा मेरे दादा के इकलौते बेटे। तो देखो एक काम किया करिए आप, जब कभी रिश्ते वाला आ जाए कोई क्वेश्चन ब्लड रिलेशन वाला, तो आप सबसे पहले आप अपने आप को देखिए। जैसे मान लो मेरे दादा, तो आपके दादा के बेटे, इकलौते बेटे वो भी, तो आप बताओ आपके बाबा जिनको हम बोलते हैं ना गांव में, तो उनके बेटे क्या लगेंगे, तो आपके पिता ही तो लगेंगे। अब आपके जो पिता लगेंगे उनके बेटे की एक ही संतान है, तो आप बताओ कि आपके पिता की अगर इकलौती संतान आएगी तो आप ही तो होंगे, ना कोई आपका भाई ना कोई बहन, क्योंकि इकलौते ही हैं। तो आप उस संतान की पत्नी हैं, मतलब कि जो भी इन पिता का जो बेटा है ना इकलौता, इस बेटे की वो पत्नी है। ठीक है, अब कह रहा है रमेश का जमीला से क्या संबंध है, ये है जमीला, तो आप बताओ ये उसकी पत्नी ही तो हो गई भाई, जमीला इसकी पत्नी और ये इसके पति हो गए। ठीक है, रमेश पर क्या हो जाएगा, ये लगेंगे इसके पति, तो ऑप्शन नंबर पहले ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखो उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या आ सकता है पहले देखते हैं। तो देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको आसान हो जाए। देखो 98 से 116 हुआ है, जब आपको कुछ ना समझ में आए ना, तो आप सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाला करो। तो मैं निकाल कर दिखाता हूँ, 116 और ये कितना लिखा है 98, तो 8 में से 16 गया, 16 में से 8 गया, क्योंकि 6 में तो जो घटेगा नहीं, एक इधर से लेंगे हासिल, तो 16 में से 8 गया तो 8 आएगा। यहाँ 0 बचेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 9 गया 1, यानी कि 18 का अंतर है। अब यहाँ पर 18 का अंतर है, अब इन दोनों के बीच में गैप निकालो, तो 134 116, 14 में 6 गए तो 8, और यहाँ पर 2 बचा होगा तो 2 से 1 उधर चला गया तो 1 बचेगा, 1 में से 1 गया तो 1 आएगा, यानी कि 18। तो देखो 18 18 का गैप हो रहा है। अब हमें क्या करना है, 152 में से 18 आप ऐड कर दो, क्योंकि 18 ही तो करके चल रहे हैं प्लस, तो 18 आप ऐड कर दो, 8 2 10, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और ये 170 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप। अगला है, कबीर सिंह अपने घर से उत्तर की ओर 30 मीटर चला, उसके बाद पूर्व की ओर 40 मीटर चला, फिर उत्तर की ओर ऐसे चला। तो देखो जब की भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको एक स्मार्ट तरीका बताता हूँ। सबसे पहले एक काम करना है, ये क्वेश्चन पे नजर डालना है कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया।
अब लास्ट में आपको ये देखना ज़रूरी है कि पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर घुमा दिया है क्वेश्चन। जैसे फूलों की दुकान से कबीर का घर कितनी दूर है? अब इसको जो मैंने बताया है ना कि घुमा दिया है, ये बाद में समझ में आएगा। कैसे आएगा? पहले इसका डायरेक्शन बनाओ आप। देखो, उत्तर की ओर 30 मीटर चला, तो मान लो कि यहाँ पर रहा होगा कोई उत्तर रहा होगा। ये उत्तर से कितना चला है? 30 मीटर चला है इधर की तरफ, 30 मीटर, ठीक है? ये मान लो कि घर है उसका। अब 30 मीटर चला, इसके बाद पूर्व की तरफ 40 मीटर चला, भाई 40 मान लो कि ये 40 चला होगा पूर्व की तरफ। फिर क्या हुआ? उत्तर की ओर 25 मीटर चलता है। अब यहाँ पर चलता है वो 25 मीटर, यानी कि ये 25 मीटर की दूरी मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? वह इस स्थान पर फूलों की दुकान से कुछ फूल खरीदने के लिए रुका था। यानी कि वो जो रुका था दोस्तों, एक स्टेप शायद रह गया है। देखो यहाँ पर 25 मीटर चला, फिर ये कह रहा है पश्चिम की ओर 40 मीटर चला, तो ऐसे अब ठीक है। ये पश्चिम की तरफ चला है कितना? 40, तो इधर की तरफ चला है। अब क्वेश्चन पे आओ, फूलों की सेज। अगर आप इसको और पढ़ते जाएंगे ना, तो आगे क्या लिखा है कि वह स्थान पर फूलों के लिए इसके बाद पुनः उत्तर की ओर 30 मीटर चला है, यानी कि ऊपर की तरफ ले जा रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बताना है? सिर्फ फूलों से मतलब है इस दुकान से। तो क्या कह रहा है? कबीर का घर कितनी दूर है फूलों की दुकान से और किस दिशा में? तो आप बताओ, कबीर का घर ये है। अब फूलों की दुकान पे आप खड़े हैं, तो कितना दूर है? तो ये बीच का तो पता है हमको, ये 30 है। ये बीच वाला कितना होगा? जितना इधर होगा, तो ये है 25। तो 25 और 30 कितना हो गया? 55। तो कुल दूरी जो है दोस्तों, वो 55 मीटर की है। लेकिन 55 मीटर यहाँ भी है और यहाँ भी है। सही किसे मानेंगे? तो पहले और देखो, और किस दिशा में है? तो आप बताओ, इस दिशा में अगर आप यहाँ पर खड़े हैं, इधर की तरफ देखेंगे नीचे की तरफ, तो कौन सी दिशा होगी? तो आप कहेंगे दक्षिण दिशा होगी। भाई ऊपर वाला उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम वाला, ठीक है? तो नीचे दक्षिण होगा। तो 55 मीटर दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? हमारा दूसरा वाला करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प किसी तरीके से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन करिए। अब असंगत वाले को हमें देखना है कि ये बोला क्या जा रहा है। तो देखो, MON, तो जब कभी ना समझ में आए आपको, तो एक ABCD आप सीधे लिख ले करिए, वही मेथड से जो मैंने आपको बताया। जैसे मैं लिख कर दिखाता हूँ, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। पहले देखो, M के बाद O आ गया है। यहाँ पर देखो M के बाद O आया है, तो M के बाद एक छोड़ के आप देखो, M के बाद N लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो आप ऐसे करके MN है, तो कैसे आया होगा? तो देखो MN ये अपोजिट है। वैसे ही OL देखो, तो OL क्या है? ये भी देखो अपोजिट लिखा हुआ है। वैसे ही AZ, तो AZ अपोजिट है। CX देखो अपोजिट है। मतलब समझ में आ गया कि अपोजिट अपोजिट लिखा गया, अगर हम एक एक को छोड़ करके चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर देखना है कि क्या गलत है, ये बताना है। तो इसमें भी ठीक देखो, ई का अपोजिट EV होता है, तो कहाँ से देखेंगे? देखो EV अपोजिट है ना। HS देखो आप, HS तो देखो अपोजिट है, मान लिया, चलो थोड़ी देर के लिए। अब इसको वेरीफाई करते हैं। B के बाद W, तो देखो B का अपोजिट W होता है क्या? तो आप कहेंगे Y होता है, तो यहाँ पर तो W लिखा है, जबकि होना क्या चाहिए था? Y होना चाहिए था। अगला भी देख लो, F के बाद T, तो देखो F का अपोजिट T, तो जबकि F का रियल में अपोजिट U होता है, और यहाँ क्या लिखा है? T, तो इसलिए ये पूरा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? हमारा चौथा वाला करेक्ट है, यही गलत है, जो कि इन सबसे अलग आ रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसमें कह रहा है, नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको दिखाने के लिए। चलो मैंने ऑप्शन भी हटा दिए हैं। अब आप बताओ, इसको मान लो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर A, B और C के बाद ये D ऐसे लिखे, आप बताओ आप। तो देखो, 8 8 64 होता है, तो मैं लिखता हूँ 8 का स्क्वायर, और तो कितना हो गया? 64 हो गया। यहीं पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया है। इन दोनों का अंतर निकाल दो, 60 आ रहा है। तो देखो 60 आ रहा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। देखो 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5, तो देखो 5 लिखा है। ठीक वैसे ही 8 का स्क्वायर क्या होता है? तो आप कहेंगे 64, और 6 का स्क्वायर 36, तो बस घटा दीजिए दोनों को। 14 में 6 गया तो 8 आएगा, और 5 में से 3 गया तो 2 आएगा, यानी कि 28 आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? चौथा वाला देख लेते हैं। ये देखो सही है ऑप्शन नंबर
चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें दोस्तों, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आज का हमारा सवा यानी कि 100। इसके इस हिसाब से फिर अगर इसको कर लेते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और बताएं कि इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है। ठीक है भाई, अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं। पी जो आता है, पी किस नंबर पे आता है? 16 पे आता है, तो आप इसको लिख दीजिए 16। प्लस करिए, डी किस नंबर पे आता है? तो आप कहेंगे 4 नंबर पे, तो 16 4 कितना हो गया? 20। अब बताओ आपकी 20 नंबर पे क्या आता है? तो आप कहेंगे आता है टी। तो यही तो लिखा गया है, देखो टी, यानी कि इसका प्लेस प्लस इसका प्लेस इक्वल टू अंदर वाले का प्लेस। ठीक है, जे को भी एक बार देख लेते हैं। जे आता है 10 नंबर पे, और इसके बाद जो जी आता है दोस्तों, वो आता है यहाँ पर 7वें नंबर पे। तो ये हो जाएगा 7 बराबर में आ गया 17। अब 17 नंबर पे क्या आता है? तो 17 नंबर पे आता है क्यू आता है। तो बस ये उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, वैसे अगला अगर हम देखेंगे तो अगला देखो जो क्वेश्चन है सी, तो सी आता है तीसरे नंबर पे और ओ आता है 15 पे। तो 15 और 3 हो जाएगा 18, और 18 नंबर पे क्या आता है? आर आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कहाँ हो जाएगा? जिस पे आर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, चौथा ऑप्शन सही है, यहाँ पर आर आना चाहिए था। तो देखो दोस्तों, ये आज का समा क्वेश्चन था, और इसके बाद अब हम शुरुआत कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर की। और जो अगला क्वेश्चन पेपर है पूछा गया था 4/3/2021 को पूछा गया था, उस क्वेश्चन पेपर को हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि उसके भी कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जितने हो पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस वाले पार्ट का। अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। बहुत अच्छी रेलवे की तैयारी होने वाली है आपको इस चैनल से। देखो, तीन संख्याओं का अनुपात 1:2 और 3 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक HCF यानी कि 8 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त बताना है। तो देखो 1, 2 और 3 है, तो महत्तम समापवर्तक 8 है। इसका मतलब अगर हम इसको गुणा कराएंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 8, इसमें 8 से गुणा तो 16 और 8 त्रिक 24। तो हमारे रियल में जो नंबर मिलेंगे वो 8, 16 और 24 दे के रखा है। अब एलसीएम बताना है, तो आप इन सब का एलसीएम क्या निकालेंगे? तो आप चाहो तो देखो, सबसे बड़ा जो नंबर होता है पहले उसको देखो, सबसे बड़ा क्या है? 24 है। तो देखो क्या 24 में बाकी दोनों नंबर आ रहे हैं? 8 त्रिक 24, तो देखो 8 तो आ रहा है, लेकिन 16 दूनी 32, 16 नहीं आ पा रहा। तो इस बड़े वाले नंबर का दोगुना करो एक बार, 48। आप चेक करो आ रहा है कि नहीं? 8 छंग 48 आ रहा है, 16 ती 48 आ रहा है, और 24 दूनी 48 आ रहा है। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो डिवाइड कर देंगे 48 को, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा वाला करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। अगला है, भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। देखो जब 46वें थे तो 46वें पूछा गया है, और प्रेजेंट टाइम पे 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ आप। तो यहाँ पर देखो कौन है, ये 91वें नंबर के चल रहे हैं, 91 नंबर के चल रहे हैं। अभी तो चल रहे हैं 50वें नंबर के। तो 50वें कौन है? डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं। अब ये 10 तारीख से रिटायर हो रहे हैं, यानी कि 10 नवंबर से। अगर आप इस वीडियो को 10 नवंबर 2024 के बाद देख रहे हैं, तो आप मान के चलिएगा कि आपको बढ़ना है कि 91वें जो हैं, 91 वो हैं संजीव खन्ना जी। कौन है? संजीव खन्ना आपके समय में, यानी कि 10 नवंबर के बाद जो बनेंगे संजीव खन्ना बनेंगे, जो कि 91वें नंबर के होंगे। याद रखना आप, कौन? मुख्य न्यायाधीश। हो सकता है कि 2024 में यही पूछ लिया जाए कि वर्तमान समय में, जैसे यहाँ पर पूछा गया है 46वें, तो अगर नहीं पता होगा किसी को तो आप 91वें भी लिख करके आ सकता है। जैसे 91 है, समझ जाना कि वो क्या है, यहाँ पर संजीव खन्ना जी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारत देश के हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर कौन थे, यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस पे कहा जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी? तो देखो इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला आपको अपनाना है, और ये फार्मूला क्या होता है? ये होता है n1 की पावर t2 इक्वल n2 की पावर होता है t1। अब n1 का मतलब क्या होता है कि पहले बार का गुना, तो पहले बार में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना, तो 2 गुना मतलब 2 लिख दीजिए। T2 मतलब दूसरा वाला साल, तो देखो 12 साल, ये तो हो गया T1। कह रहा है कि
यह दर कितने समय में, तो हमें बताना है, तो इसको वैसे ही लिख दो, टी केवल लिख देता हूँ, T2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है N2। N2 का मतलब है कि कितने गुना हो रहा है, तो पहले तो 2 गुना हो रहा था, अब हो रहा है 4 गुना, तो आप लिखिए यहाँ पर 4। अब T1 का मतलब पहली बार में कितना गुना हो रहा है, तो T1 कितने समय में, तो ये हो रहा है 12 वर्ष में। तो इसको अगर हम सिंपल करेंगे, बेस को सेम करेंगे, तो यहाँ पर टी रहेगा, और यहाँ पर 2 को हम 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर यानी कि 12 और गुणे में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर टी और इंटू 2 की पावर 24, और दोनों का अगर हम कंपेयर कराएंगे तो दो दो सेम है, लेकिन टी इक्वल क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो टी की वैल्यू हो जाएगी 24। देखो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों, ये जो मैंने बताया ना फार्मूला आपको, ये N1T2 इक्वल टू N2T1, ये आप हमेशा याद रखना, ये काम आएगा आपके। ये किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन ये शॉर्ट तरीका है ऐसे निकालने का क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है, यानी कि किसने शुरुआत करी है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी शुरुआत करी है, वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाने की घोषणा की है। वही अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो अब की बार से आप याद रखना, हो सकता है एनटीपीसी में भी पूछ लिया जाए, 1 अप्रैल 1935 को। दोस्तों आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तो एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है, और इसके आगे वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे ये सारे, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, जब तक रिकॉर्ड हो जाएगी तो इसी डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, अगला पार्ट लिखा होगा और उसके आगे एक लिंक दी होगी, उसी लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो पार्ट खुलकर ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन के भी पेपर देना चाहते हैं, उसके भी प्रीवियस ईयर देखना चाहते हैं, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं प्रीवियस ईयर, तो उसकी भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। एलपी टेक्नीशियन की अलग से मिल जाएगी, ग्रुप डी और एनटीपीसी इनकी भी अलग अलग, और साथ ही साथ रेलवे इंटरव्यू की जो वीडियोस हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, क्या सैलरी होती है, क्या काम होता है, तो सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी, कहाँ से तैयारी करें, तो इन्होंने खुद बताया है रेलवे एम्प्लॉय ने, तो आप देख लेना वहाँ जा करके। ठीक है, तो अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर जितनी भी वीडियोस मैंने बताई तो सभी वीडियोस की एक एक लिंक आपको मैं इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा, जहां पर आप वीडियो को देख रहे हैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको सारी लिंक मिल जाएंगी। दोस्तों कुछ कहना है या पूछना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, चैनल पे अब तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को आसानी से देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।